नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, अंकेक्षण का आज अपनी अंतिम क्लास है। इस क्लास में अपना अंकेक्षण टॉपिक भी समाप्त हो जाए, अब अंकेक्षण भी समाप्त हो जाएगा और अपना अंकेक्षण रिपोर्ट भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि अंकेक्षण की आज अपनी आखिरी क्लास है। इसके बाद केवल अपनी क्वेश्चंस की क्लासें आएंगी। तो दोस्तों समझना ध्यान से एक एक पॉइंट को। ये अपनी आज अंकेक्षण की आखिरी क्लास है। आज अपन अंकेक्षण टॉपिक को अपने को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 700 है। ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 700 है और ये किसके संबंध में है दोस्तों। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बोल सकते हैं अपन, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बोल सकते हैं, अनमोडिफाइड भी बोल सकते हैं। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट या अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसके संबंध में आपसे पूछे कौन सा ऐसे है, ऐसे यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग अंकेक्षण मानक, हिंदी में बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ, इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 700 किसके संबंध में है। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट या फिर अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में है। ऐसे का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है और हिंदी में बोले तो अंकेक्षण मानक है। 700 है। जारी कौन करता है? अंकेक्षण व्यवहार समिति जारी करती है, जिसको आजकल नाम बदल के अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल कर दिया गया है। ये किसकी द्वारा गठित समिति होती है? ये आईसीआई द्वारा यानी कि सीए इंस्टीट्यूट द्वारा, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा गठित होती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऑडिटर द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में सतत व उचित की राय। अब ये ऑडिट रिपोर्ट के अपन ने प्रकार पढ़े थे, 4 प्रकार पढ़े थे पिछली क्लास में। ऑडिट रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार। पहला क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, तीसरा एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, तीसरा एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, चौथा दोस्तों राय नहीं दी जा सकती ऐसी ऑडिट रिपोर्ट यानी कि डिस्क्रिमिनेर ऑडिट रिपोर्ट। 4 प्रकार की अपन ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी। पहली ऑडिट रिपोर्ट कौन सी है दोस्तों? पहले प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट क्लीन ऑडिट रिपोर्ट होती है। ये कब देता है? जब दोस्तों वित्तीय विवरण व्यवसाय के संबंध में, वित्तीय विवरण व्यवसाय के संबंध में सही और उचित स्थिति प्रकट करते हैं ना, तब ये ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। इसके अंतर्गत ऑडिटर द्वारा, देखो इसके अंतर्गत ऑडिटर द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में सत्य और उचित की राय दी जाती है। अंकेक्षक को ये लगता है कि वह वास्तव में इससे संस्था के वित्तीय विवरण व्यवसाय की सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं, तब कौन सी ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती है। तो दोस्तों क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बोले, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बोले, अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बोले, तो एक ही बात है। ये ऑडिट रिपोर्ट कब जारी की जाती है? जब ऑडिटर को लगे कि व्यवसाय के वित्तीय विवरण है वो वास्तव में सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं व्यवसाय की, तब ये ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती है। लेकिन परंतु इस राय को निम्न आधार पर जारी किया जाता है। ये सत्य और उचित की राय जो देता है अंकेक्षक, सत्य और उचित है, वित्तीय विवरणों के संबंध में सत्य और उचित है, ये राय देता है। ये इसके आधार क्या क्या है? तो आधार एक है, वित्तीय विवरण सारवान महत्वपूर्ण मिथ्यावरण से मुक्त है। यानी कि दोस्तों वित्तीय विवरणों में कोई फ्रॉड नहीं किया गया। सारवान यानी कि इंपॉर्टेंट, सारवान या महत्वपूर्ण बोले एक ही बात है। सारवान या महत्वपूर्ण एक ही बात है। सारवान या महत्वपूर्ण मिथ्यावरण से मुक्त है, यानी कि इसमें फ्रॉड नहीं किया गया है, गुमराह नहीं किया गया। मिथ्यावरण का अर्थ होता है गुमराह करना, फ्रॉड करना। तो दोस्तों इसमें कोई सारवान यानी महत्वपूर्ण, कोई मिथ्यावरण, गुमराह नहीं किया गया, कोई महत्वपूर्ण फ्रॉड नहीं है। ये पहला तो ये होगा, तभी उचित और सही, सत्य और उचित की राय देगा अंकेक्षक। दूसरा, अंकेक्षक द्वारा ट्रू एंड फेयर राय प्रकट करने हेतु पर्याप्त ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर लिए हो। दोस्तों अंकेक्षक अपनी राय व्यक्त करता है वित्तीय विवरणों पर, तो दोस्तों वाउचिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है, वेरिफिकेशन करता है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स तैयार करता है,
तो दोस्तों इस प्रकार से फिर ऑडिट फाइल तैयार करता है और अंत में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या चेक करता है, एविडेंस चेक करता है। एविडेंस चेक करता है कि वास्तव में ये जो लेन देन किए हुए हैं, जो अकाउंटिंग की हुई है, जो वित्तीय विवरण बनाए हुए हैं, व्यवसाय की सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ट्रू एंड फेयर यानी कि सत्य और उचित की राय अंकेक्षक कब देगा, जब अंकेक्षक को क्या लगेगा कि व्यवसाय की वास्तव में ये अंकेक्षक को लगेगा कि व्यवसाय की वास्तव में उचित और सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं वित्तीय विवरण, तभी करेगा। तो दोस्तों ऐसे आपसे पूछे ऐसे 700 किसके संबंध में है, तो दोस्तों क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में है। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट कब जारी की जाती है, जब दोस्तों अंकेक्षक को ये लगे कि वित्तीय विवरण व्यवसाय की सत्य एवं उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं और राय प्रकट करता है सत्य और उचित होने की, कि वास्तव में उसको सही लग रहा है और वो अपनी राय प्रकट करता है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को क्लीन ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। परंतु राय प्रकट करने के आधार क्या होते हैं, सारवान और महत्वपूर्ण मिथ्यावरण इसमें नहीं है। दूसरा, ट्रू एंड फेयर राय प्रकट करने से पहले उसने पर्याप्त एविडेंस प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि उसने पर्याप्त सबूत मिला लिए हैं। अब दोस्तों दूसरा है अनक्वालिफाइड, और इसको बोलते हैं मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट कब जारी करता है अंकेक्षण, यदि ऑडिटर ऑडिट कार्य के दौरान किन्हीं तथ्यों से असंतुष्ट है, कुछ तथ्यों से, कुछ प्रूफों से, कुछ सबूत से वो असंतुष्ट है, तब वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। जो कि सारवान है, सारवान यानी जो कि महत्वपूर्ण है, जो तथ्यों से वो असंतुष्ट है, वो तथ्य महत्वपूर्ण है लेकिन उनका प्रभाव बड़े स्तर पे नहीं है, व्यापक नहीं है, तो वो कौन सी ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, क्वालिफाइड ऑडिट, मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। अब आपको याद होना चाहिए मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अंकेक्षक कब जारी करता है दोस्तों, ये रिपोर्ट तब जारी करेगा जब ऑडिटर को ऑडिट कार्य के दौरान ये अनुभव हो कि कोई ऑडिटर ऑडिट अंकेक्षण कार्य के दौरान कुछ क्या मदों से क्या है असंतुष्ट है, और वो जो असंतुष्ट जिन मदों से है वो महत्वपूर्ण है लेकिन वो व्यापक नहीं है, बड़े स्तर पे नहीं है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन वो व्यापक नहीं है, तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। इसमें सब्जेक्ट टू या एक्सेप्ट कि इसको छोड़ते हुए सब्जेक्ट का प्रयोग करके बोल्ड अक्षरों में प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट टू लिखा जाता है या एक्सेप्ट लिखा जाता है कि इसको छोड़कर बाकी वित्तीय विवरण, मान लीजिए लोन और एडवांस को छोड़कर बाकी वित्तीय विवरण ट्रू एंड फेयर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। तो एक क्वालिफाइड हो गई मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों पहले अपन ने पढ़ी क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, उसमें तो ट्रू एंड फेयर लिख देता है, सत्य है उचित है ये लिख देता है अंकेक्षक, वो हो गई क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। बोले अनक्वालिफाइड बोले, मॉडिफाइड बोले, अनमॉडिफाइड बोले, तो वो हो गई। दूसरा है क्वालिफाइड मर्यादित ऑडिट रिपोर्ट, इसमें कुछ तथ्यों के बारे में अंकेक्षक को लगता है कि उनसे संतुष्ट नहीं है और वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है लेकिन सारवान नहीं है, बड़े स्तर पे नहीं है गड़बड़ी, तो ऐसी स्थिति में वो मर्यादित क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। और अब अपन तीसरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो अंकेक्षण एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। यदि अंकेक्षक एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि प्रतिकूल, हिंदी में बोले तो प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट, और दोस्तों ये प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट कब जारी होती है, यदि अंकेक्षण संपूर्ण लेखा कार्य से क्या है असंतुष्ट है, तो दोस्तों यह एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा। दोस्तों एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट जारी कब होगी, प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट जारी कब होगी, यदि अंकेक्षक संपूर्ण लेखा क्रम से लेखा कार्य से क्या है असंतुष्ट है, तो एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा। ये हो गया एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। और अब चौथा प्रकार है ऑडिट रिपोर्ट का,
डिस्क्लेमेयर ऑफ ओपिनियन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, राय देने में असमर्थता व्यक्त कब करेगा? जब दोस्तों एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या हो रहा था, जब अंकेक्षण संपूर्ण लेखा कार्य से यह संतुष्ट है कि अंकेक्षक को लगता है कि संस्था ने जिसका वो अंकेक्षण कर रहा है उसने ना तो प्रॉपर रूप से लेखे रख रखे हैं, ना उसके पास प्रॉपर रूप से एविडेंस है, तो वो क्या करेगा, अब विपरीत ऑडिट रिपोर्ट देगा और उसको एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और चौथे प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट होती है राय देने में ये समर्थ हो जाए, जब अंकेक्षक को क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ एडवांस, न बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट एविडेंस उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जब दोस्तों असमर्थ कब होगा दोस्तों, ऑडिटर राय देने में असमर्थ हो जाएगा, उसके पुस्तकों ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उसे फाइनल स्टेटमेंट ही उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, उसे ऑडिट एविडेंस ही उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, तो वो ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं कर पाएगा, राय व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो डिस्क्लेमेयर ऑफ ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट यानी राय देने में असमर्थ की ऑडिट रिपोर्ट वो जारी कर देगा। और अब ये हो गई ऑडिट रिपोर्ट। अब अपन बात करेंगे अंकेक्षण प्रमाण पत्र की। दोस्तों अब अपन किसकी बात करेंगे, अंकेक्षण प्रमाण पत्र। सीए विषय विशेषज्ञ होता है, आप सबको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो लेखांकन पूरी प्रक्रिया का, अंकेक्षण पूरी प्रक्रिया का, दोनों का विषय विशेषज्ञ होता है। तो दोस्तों अंकेक्षण प्रमाण पत्र ये है ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अभी तक अपन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब ऑडिट प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आगे अपन दोनों की तुलना भी करेंगे। तो दोस्तों अंकेक्षण प्रमाण पत्र ये ऑडिट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहां मैं कोष्टक में लिख देता हूं, सर्टिफाइड लिख दिया, सर्टिफिकेट। ये ऑडिट सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। अब तक अपन ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे थे। तो अंकेक्षण प्रमाण पत्र दोस्तों, सीए एक विशेषज्ञ भी होता है, बिल्कुल सही है, विषय विशेषज्ञ, उसे लेखा प्रणाली का विशेष ज्ञान होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो दोस्तों उसको अकाउंटिंग का स्पेशल नॉलेज होता है। वह विशेष मदों के लिए ऑडिट, दोस्तों वो विशेष मदों के लिए सर्टिफिकेट भी बनाता है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए, विशेष लेन देनों के लिए क्या बनाता है, ऑडिट सर्टिफिकेट भी बनाता है। वह विषय विशेषज्ञ होता है। सीए लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में वो कोई स्पेशल लेखांकन प्रक्रिया में, जैसे कुछ स्पेशल व्यवसाय की संपत्तियों के बारे में कोई स्पेशल रिपोर्ट बनाए, वो व्यवसाय के दायित्व के बारे में कोई रिपोर्ट बनाए, व्यवसाय की परचेज के बारे में कोई रिपोर्ट बनाए, तो दोस्तों वो ऑडिट सर्टिफिकेट कहलाता है। तो दोस्तों ऑडिट सर्टिफिकेट कौन बनाता है दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर द्वारा बनाया जाता है। जब अगर दोस्तों ऑडिटर, अंकेक्षक क्या करे, अंकेक्षक दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, लेकिन दोस्तों कोई सीए ऑडिट सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रहा है, तो दोस्तों वो अंकेक्षक नहीं कहलाएगा, वो इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिगेटर द्वारा बनाया जाता है। तो आपसे पूछे ऑडिट सर्टिफिकेट कौन बनाता है, तो इन्वेस्टिगेटर बनाता है। ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है, अंकेक्षक बनाता है। तो दोस्तों ये अंतर हो गया इसमें। अब अपन इसके अंतर डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों ऑडिट कार्य किसके आधार पे होता है दोस्तों, विश्वास के आधार पर होता है। दोस्तों ऑडिट कार्य पे विश्वास के आधार पे होता है। अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक कोई नेगेटिव थॉट लेके नहीं चलता, वो सब ऐसा मान के चलता है कि व्यवसाय में वास्तव में सही तरीके से सब काम किए होंगे, और फिर वो एक एक चीज को चेक करता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक मामले के अंतर्गत उसको गहन जांच करनी होती है, अनुसंधान करता, यानी कि दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, अनुसंधान करता, रिसर्च करता, वो शक के आधार पे कार्य करता है, अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा। तो क्या क्या कमी हो सकती है वो एक एक चीज को देखेगा, वो तो कमी निकालने का प्रयास करेगा। तो इन्वेस्टिगेटर शक के आधार पे काम करता है, आपको पहला पॉइंट याद रखना है। और अंकेक्षक विश्वास के आधार पे कार्य करता है। आपको एक अंतर याद हो गया होगा, अंकेक्षक विश्वास के आधार पे कार्य करता है, इन्वेस्टिगेटर शक के आधार पे कार्य करता है।
ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ऑडिटर तो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, मैंने अभी इससे पहले वाली लाइन में बताया था। और इन्वेस्टिगेटर ऑडिट सर्टिफिकेट बनाता है। इन्वेस्टिगेटर होता है वो किसी स्पेशल एक ट्रांजैक्शन, एक लेन देन, एक मद के संबंध में बनाता है, वो किसी एक चीज के संबंध में बनाता है। जैसे व्यवसाय में स्थायी संपत्ति कितनी है उसके संबंध में सर्टिफिकेट बनाएगा, चेक करेगा वास्तव में कितनी उनकी वैल्यू है, कितने रुपए की वो आई थी, अब उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, रिकॉर्ड किया गया है नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इन सब चीजों को वो डिटेल में चेक करेगा, तो वो इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा। और पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके के उस पर अपनी राय व्यक्त करेगा, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी, ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगी, ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं कहलाएगी। इसमें अंकेक्षक अपनी क्या व्यक्त करता है, राय अभिव्यक्त करता है। और दोस्तों इन्वेस्टिगेटर तो अनुसंधान करता, तो क्या करता है, सत्यापन करता है, वेरिफिकेशन करता है। यह सत्य, ये ऑडिटर अंकेक्षक क्या होता है, ये संपूर्ण वित्तीय विवरणों पर कार्य करता है। आप सबको पता है, संपूर्ण वित्तीय विवरणों पर पहले वाउचिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है, फिर दोस्तों वर्किंग पेपर्स तैयार करते हुए एक एक चीज को चेक करते आगे बढ़ता है। यानी कि पूरे व्यवसाय की, पूरे साल के लेन देनों पर ये अपनी राय व्यक्त करता है। और दोस्तों अनुसंधान करता विशेष मामले पर करता है, तो यह वित्तीय विवरण के एक भाग पर कार्य करता है। अब आपको चार अंतर समझाए, समझ में आ गए होंगे, अपन एक बार रिवाइज करेंगे। ऑडिटर विश्वास के आधार पर कार्य करता है, अनुसंधान करता शक के आधार पर कार्य करता है, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, अनुसंधान करता क्या करता है, ऑडिट सर्टिफिकेट तैयार करता है। इसमें अंकेक्षक अपनी राय व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, ऑडिटर राय व्यक्त करता है। इसमें अनुसंधान करता, इन्वेस्टिगेटर तथ्यों का क्या करता है, सत्यापन करता है। यह संपूर्ण वित्तीय विवरण पर कार्य करता है। दोस्तों ऑडिटर संपूर्ण वित्तीय विवरण पर कार्य करता है और वित्तीय विवरण के एक भाग पर अनुसंधान करता है। इन्वेस्टिगेटर वित्तीय विवरणों के एक भाग पर कार्य करता है। यह सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करता है, सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करता है, यह विशेष उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करता है। अंकेक्षक होता है वो सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करता है, और इन्वेस्टिगेटर विशेष उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें संबोधन दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट किसको संबोधित करके दी जाती है, दोस्तों सदस्यों को संबोधित करके दी जाती है। और इसमें विशेष व्यक्ति को संबोधित करके, जिसने इन्वेस्टिगेशन का कार्य सौंपा है सीए को, वो उसके नाम से ही संबोधित करके देगा। और ऑडिट रिपोर्ट सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आती है, और दोस्तों इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान विशेष उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में कुछ अंतर हो रहे हैं, वो भी देखते हैं। इसमें ऑडिटर ट्रू एंड फेयर, उचित है के संबंध में राय प्रकट करता है। ऑडिटर का आपको सबको पता है, ऑडिट रिपोर्ट में राय व्यक्त करना होता है, उचित और सत्य है कि नहीं ये। इसमें अंकेक्षक तथ्यों का सत्यापन करता है, आप सबको अभी भी पढ़ा है अपन ने, ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट सर्टिफिकेट में सत्यापन करता है। ऑडिटर सत्यता की गारंटी नहीं देता है दोस्तों, ऑडिटर सत्यता की क्या नहीं देता, गारंटी नहीं देता। इसमें इन्वेस्टिगेटर सत्यता और शुद्धता की क्या देता है, गारंटी देता है। अनुसंधान करता, रिसर्च करता, सत्यता शुद्धता की गारंटी देता है, ऑडिटर गारंटी नहीं देता। इसमें एरर और फ्रॉड पकड़ में आ गया, बाद में मान लें अंकेक्षक ने अपना अंकेक्षण कार्य कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद कोई फ्रॉड पकड़ में आ गया, कोई गलती पकड़ में आ गई, तो अंकेक्षक उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर अगर बाद में एरर और फ्रॉड पकड़ में आता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दोस्तों कारो, दोस्तों कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2016 और 2020 में जारी किया गया। दोस्तों कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2016 और 2020 के अंदर जारी किया गया था। दोस्तों ये कारो है क्या, दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार को क्या है, अधिकार है, किसके तहत, धारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 सब सेक्शन 11 में केंद्र सरकार के पास शक्ति है, क्या शक्ति है कि वो कुछ अतिरिक्त मामलों में अंकेक्षक से रिपोर्ट का आदेश दे सकती है। यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(11) में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो कुछ अंकेक्षक को जो राय व्यक्त करने के अलावा भी वो कुछ मामलों में और रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है। किसी कंपनी के अंकेक्षक से केंद्र सरकार उसको आदेश दे करके अतिरिक्त मामलों में रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दे सकती है उसको। तो दोस्तों इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 143(11) का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर जारी
कर दिया, उसको अधिकार मिल गया 143(11) के तहत केंद्र सरकार को, तो उसका प्रयोग करते हुए उसने कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर जारी किया 2016 में और 2020 में। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने कारो जारी किया। कारो 2016 में 16 रिपोर्टिंग पॉइंट बताए। अंकेक्षक को राय प्रकट करने के अलावा भारत सरकार ने और कुछ दायित्व दिया कि आपको इन बातों पर भी, कंपनी के इन बातों पर भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है, अपना ओपिनियन देना है, अपनी राय देनी है। अतिरिक्त जो वो राय ट्रू एंड फेयर है या नहीं वित्तीय विवरण, वो उसका देने का मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट निर्धारित किए भारत सरकार ने। कारो 2016 में 16 रिपोर्टिंग पॉइंट और निर्धारित किए, जबकि कारो 2020 में 21 रिपोर्टिंग पॉइंट निर्धारित किए। कारो 2020 में 21 रिपोर्टिंग पॉइंट और निर्धारित किए। अब दोस्तों ये कारो 2016 ये कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर है ना, ये सभी कंपनियों पर लागू होता है, विदेशी कंपनी सहित। इसके निम्नलिखित अपवाद है, ये अपवाद दे रखे हैं इन कंपनियों को छोड़ करके। ये कारो ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर जो सरकार का है, ये सब पे लागू होता है। इन अतिरिक्त पॉइंट्स पे ये जो नीचे कंपनियां दे रखी है, इनको छोड़कर बाकी सब कंपनियों पर ये कारो लागू होता है। और उन कंपनियों का अंकेक्षण करने वाले ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में 16 पॉइंट 2016 वाले कारों के अंदर है, 21 पॉइंट 2020 वाले कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर के अंदर है। उन सब पर भी अपना ओपिनियन देना होगा, उन पॉइंट्स पे भी अपनी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट में शामिल करना होगा। लेकिन कुछ अपवाद है, इन कंपनियों पर ये कारो नियम लागू नहीं होते। तो दोस्तों 1 पर्सन कंपनी पे लागू नहीं होते, स्मॉल कंपनी पर लागू नहीं होते। सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी यानी कि दोस्तों ये होती है एनपीओ होती है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करने वाली कंपनियां होती हैं, उनको सेक्शन धारा 8 में रजिस्टर्ड कंपनी बताया गया है। इन पर भी लागू नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उस पर भी लागू नहीं होता। बैंकिंग कंपनी लागू, बैंकों पर भी लागू नहीं होता। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो उस कंपनी पर भी ये कारो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, जिसकी पूंजी 1 करोड़ है, 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक है, बोरोविंग्स उसका ऋण भी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, और दोस्तों टर्नओवर जिसका 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, तो उस पर कारो लागू नहीं होता है। ये अपना दोस्तों अंकेक्षण का टॉपिक आज समाप्त तो हो गया। अब दोस्तों आप सब स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए स्लाइड उपलब्ध करा रहा हूं। आपको फिर भी कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए, समझने में प्रॉब्लम आए, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके क्लास के नीचे पूछ सकते हैं। दोस्तों एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन 10 पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज अपना अंकेक्षण टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अपन ने अंकेक्षण से संबंधित 25 क्वेश्चन एक क्लास में सोल्व किए थे, 25 क्वेश्चन दूसरी क्लास में, 25 तीसरी में, यानी 75 क्वेश्चन। फिर अपन ने फर्स्ट ग्रेड की पहले के एग्जाम्स में अपने जो अंकेक्षण से संबंधित, अपने टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन से पूछे गए वो भी शामिल किए। वो 15 क्वेश्चन थे, तो उनको मिलाकर के अपने अंकेक्षण से संबंधित 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन सॉरी 90 क्वेश्चन अब तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की क्लास लेके आऊंगा। फिर आपकी राय जैसी भी होगी उसके आधार पर एक और सब्जेक्ट अपन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको पूरी यात्रा, अंकेक्षण की पूरी यात्रा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।